और इसके बाद हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पर बेस्ड ब्लूम्स अप्रोच को आज डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बीएस ब्लूम ने ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। उनके ऑब्जेक्टिव पर ही बेस्ड उनकी लेसन प्लानिंग की भी अप्रोच है, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को इन्हीं 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। और इसके बाद में इनकी अप्रोच जो है वो मेन रूप से इवेल्युएशन अप्रोच पर आधारित है। लेसन प्लानिंग की जो अप्रोच है वो इवेल्युएशन अप्रोच पर आधारित है। और इसमें इन्होंने जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था, इसी तरह लेसन प्लानिंग के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इसमें इन्होंने अपने लेसन प्लानिंग की अप्रोच को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। 3 स्टेप्स कौन कौन से इनके? पहला स्टेप जो है शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण। पहला अप्रोच है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण हमने पढ़ा है जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल, और जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल चेंजेस को देखने के लिए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इस फॉर्म में उनको समझते हैं। तो इसमें शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण, यानी कि यहां पर बात हो रही है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। दूसरा इनका स्टेप है अधिगम अनुभवों को प्रदान करना, यानी कि क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कि हमने हर्बर्शियन अप्रोच में भी पढ़ा है। जो मेन पार्ट हमारा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो पार्ट है वो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिनोट करता है। स्टूडेंट्स को हम कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं वो हमारे प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है। तो वहां पे प्रेजेंटेशन वाला पार्ट था, और यहाँ पे इन्होंने दूसरा स्टेप जो दिया है वो कौन सा दिया है? अधिगम अनुभव प्रदान करना, क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम बीच बीच में उससे कंपैरिजन भी करते जा रहे हैं हर्बर्शियन अप्रोच में, और यहाँ पे सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ पर है और चेंजेस कहाँ कहाँ पे है। तीसरा इनका स्टेप है इवेल्युएटिंग द चेंजेस इन बिहेवियर। जैसा कि बताया, इन्होंने मूल्यांकन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इनका कहना है कि बिहेवियरल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या परिवर्तन हुए हैं? परिवर्तनों का एक तो हमने लक्ष्य रखा कि ये परिवर्तन होंगे, फिर हमने उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हमारा आता है कि हम उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे कि वो लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं प्राप्त हुए। तो ये इनके 3 जो हैं मेन स्टेप्स हैं ब्लूम्स लेसन प्लानिंग अप्रोच के। अब शिक्षण लक्ष्यों के निर्धारण में जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें भी इन्होंने तीनों पार्ट्स को इंपॉर्टेंस दी है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि ज्ञानात्मक कौन कौन से लक्ष्य हैं, भावात्मक कौन कौन से लक्ष्य हैं, और मनोशारीरिक कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो इसमें कैसे डिवाइड करेंगे? उसी तरह से हम कि कॉग्निटिव में बच्चा कौन सा ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे ज्ञान प्राप्त करने में हम जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे उसमें हमारा
लेक्चर के थ्रू वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, चार्ट के थ्रू ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। इसके अलावा आपके जो हम मॉडल बनाते हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं, कोई पाठ्य पुस्तक का पार्ट दे रहे हैं उनको, कोई फिल्म दिखा रहे हैं, है ना, और गृह कार्य वगैरह दे रहे हैं, इन सब के थ्रू वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। संज्ञानात्मक जो हमारे लक्ष्य थे, कॉग्निटिव डोमेन थे, उसके अंतर्गत 6 उसके पार्ट थे, है ना। आप लोग को याद होगा इसमें हम कौन कौन से 6 पार्ट थे आपके? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इनका कहना था कि हमारे संज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग डिफाइन करना चाहिए कि ज्ञान में वो क्या प्राप्त करेंगे, बोध में वो क्या प्राप्त करेंगे, इसी तरह अनुप्रयोग में वो किस तरह से उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, विश्लेषण में किस प्रकार से बिहेवियरल चेंजेस के फॉर्म में हम लक्ष्यों को लिखेंगे। कि जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हमने मान लीजिए बच्चों को पौधे के बारे में बताया है या मैथमेटिक्स की बात आ रही है तो हम सेट्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के सेट्स जो हैं उसको एनालाइज कर पाएंगे, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे, विश्लेषित कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह संश्लेषण कर पाएंगे, इसी तरह से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी हम अपने शिक्षण लक्ष्यों में निश्चित करें। ब्लूम्स के अनुसार इन्होंने लेसन प्लानिंग में भी इस तरह की चीजों को दिया है। इसके बाद में अब हमने उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए, डिफरेंट तरह तरह की चीजों का यूज करके, तरह तरह की विधियों का प्रयोग करके, जैसे प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करके, समस्या समाधान विधि का प्रयोग करके, इस तरह से बहुत सारे विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन निगमन, खोज विधि, योजना विधि, इन सब विधियों का प्रयोग करके हमने उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए। इसके बाद थर्ड पार्ट, उनके थर्ड स्टेप जो कहता है मूल्यांकन। तो व्यवहार में मूल्यांकन की भी बहुत सारी विधियों का इन्होंने लेसन प्लानिंग में एक्सप्लेन किया। जैसे कि ओरली आप उनसे फीडबैक लें, ओरली क्वेश्चंस पूछे, तो ये आपका कहलाता है जो है ज्ञानात्मक। हमने चीजों को मौखिक और लिखित परीक्षाएं ली, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे, निबंधात्मक प्रश्न पूछे, उनका ऑब्जर्वेशन किया, है ना, साक्षात्कार विधि से हमने उनसे पूछा बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे प्रश्नों को। तो ये एक मूल्यांकन की विधि हुई। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भावात्मक चीजों को भी हम मूल्यांकन में शामिल करें, जो कि नॉर्मली और लोगों ने भावात्मक चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। तो इन्होंने भावात्मक पक्ष को भी मूल्यांकन करने के बारे में बताया। जैसे निरीक्षण क्षमता देखें, उनकी अभिरुचि देखें, उनकी अभिवृत्ति कितनी हम विकसित कर पाए हैं वो देखें, है ना। इसके लिए भी हम तरह तरह की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और विधियां इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे निरीक्षण विधि, अब मान लीजिए मनोशारीरिक जो पक्ष है, तो मनोशारीरिक पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए भी हम निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं कि जो छात्र हैं उनमें ठीक तरह से चीजों को समझने, मनोशारीरिक में एक्टिविटी, इस पर जोर दिया जाता है कि मनोशारीरिक गामक क्रियाएं उनकी ठीक प्रकार से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बच्चे के जैसे भावात्मक पक्ष में हम प्रशंसात्मक अभिवृत्ति, इस तरह से की चीजों का जो है मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम साक्षात्कार के माध्यम से मनोशारीरिक पक्ष को उनके देख सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी चीजें, ये मेन पॉइंट्स थे। उन्होंने लेसन प्लानिंग अप्रोच बताने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए। अब फॉर्मेट
फॉर्मेट में स्टार्टिंग तो हमारी वैसी ही होगी जैसा हमने पहले भी बताया कि हर एक लेसन प्लानिंग का जो बेस है वो हार्बर्शियन अप्रोच से ही लिया गया है। तो टीचिंग पॉइंट्स को डिफाइन करना, जो भी टीचिंग पॉइंट, जो भी टॉपिक है हमारा, जो भी कंटेंट है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में टीचिंग पॉइंट्स को हम बता सकते हैं, कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स उसमें शामिल करेंगे, है ना। शिक्षण लक्ष्यों को निश्चित करें। इसके बाद में शिक्षण क्रियाएं हम क्या क्या करेंगे, शिक्षक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रिया, इस शब्द का प्रयोग करते हैं हम। फिर छात्र क्रिया, पहला हमारा जो कॉलम बनता है वो शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम इन्होंने भी बताया कि छात्राध्यापक क्रिया, थर्ड हमारा कॉलम बनेगा छात्र क्रियाएं, चौथा शिक्षण विधि, प्रविधि और सामग्री, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसके साथ साथ और कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा श्यामपट्ट कार्य का भी होगा, और लास्ट जो है वो मूल्यांकन का, मूल्यांकन का भी एक कॉलम उन्होंने बनवाया। तो इस तरह से हमारी लेसन प्लानिंग में कुल मिला के 7 कॉलम बनेंगे इनके ब्लूम्स अप्रोच के अकॉर्डिंग। 7 कॉलम्स में, फिर से एक बार सुन लीजिए, 7 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम हमारा टीचिंग पॉइंट्स का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा शिक्षण विधि, प्रविधि और आपका सहायक सामग्री। इसके बाद में श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। इनकी अप्रोच में लास्ट में श्यामपट्ट सारांश नहीं है, जो कि हार्बर्शियन अप्रोच में था कि लास्ट में श्यामपट्ट सारांश उनके लेसन प्लानिंग की अप्रोच में था। लेकिन यहाँ ब्लूम्स के में चूंकि लेसन श्यामपट्ट कार्य हम इनके कॉलम्स में ही जुड़ा हुआ है, इसलिए लास्ट में श्यामपट्ट सारांश का बिंदु नहीं है। गृह कार्य, फिर लास्ट में गृह कार्य। तो इस तरह से ब्लूम ने अपने लेसन प्लानिंग अप्रोच को बताया। इसके बाद में अब इन सब बातों के आधार पर आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि इनके लेसन प्लानिंग की अप्रोच में क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट है। मेरिट्स क्या क्या है इसमें? मेरिट में सबसे पहला है कि इन्होंने शिक्षण लक्ष्यों को और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं और इवेल्युएशन वाला सिस्टम, तीनों में एक सामंजस्य बनाया, तीनों में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इनका जो है ये एक बहुत अच्छा गुण है। इसके साथ साथ शिक्षण लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए इन्होंने शिक्षक क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं, उसको भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, बताया है। मूल्यांकन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि साथ साथ में हम मूल्यांकन करते चलें कि शिक्षण लक्ष्यों को कितनी मात्रा में प्राप्त किया गया है। इससे ये भी पता चल जाता है कि हम शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां कहां असफल हुए हैं। इसके बाद में शिक्षण लक्ष्यों को केंद्रित करने, एक इनकी और भी मेरिट है कि शिक्षण लक्ष्यों को पहले निर्धारित कर लेने से एक डायरेक्शन, जिससे हम टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन पर भी इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है, ये भी एक इनकी मेरिट है, बहुत अच्छा गुण है इनके लेसन प्लानिंग का। तो इस तरह से छात्रों की उपलब्धियों का भी ज्ञान हो जाता है, जो प्रोसेस है उस पर भी टीचर फोकस कर पाता है और शिक्षण लक्ष्यों को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से निर्धारित कर पाता है। ये इनकी लेसन प्लानिंग अप्रोच की
मेरिट है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, जैसे कि हर लेसन प्लानिंग में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी भी लिमिटेशन है कि एक लिमिटेशन जो और भी लोगों ने बताया है और हम लोग भी अपने प्रैक्टिकली देखते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है शिक्षण लक्ष्यों को निर्धारण करने में, यानी कि जो छात्र अध्यापक है, जो नया नया सीखने की कोशिश कर रहा है, वो ज्यादातर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है शिक्षण लक्ष्यों को निर्धारित करने में। तो काफी समय और शक्ति उसकी जो है वो वहां पर व्यय हो जाती है शिक्षण लक्ष्यों को निर्धारण करने में, कि कैसे इसको हम लिखें, व्यवहार परिवर्तन के रूप में कैसे लिखें, शिक्षण लक्ष्यों को किस तरह से हम फ्रेम करें, इस पे पूरा फोकस होता है। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को निश्चित करने के लिए मूल्यांकन साथ साथ में करना। तो बहुत ही प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है कि हम शिक्षण लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद ही हम मूल्यांकन भी साथ साथ करते जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल होता है साथ साथ में, और प्रॉपर इवेल्युएशन हो भी नहीं पाता है। तो ये भी एक डिमेरिट है या लिमिटेशन कह सकते हैं कि उसका मूल्यांकन जो है साथ साथ में प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है, बहुत आसान नहीं होता है। इसके बाद में व्यवहार परिवर्तन को भी इन्होंने जो 6 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन में 6 पार्ट्स, तो ये भी एक बहुत लंबा काम है, टाइम टेकिंग काम है, एनर्जी इसमें काफी स्पेंड होती है। तो ये भी एक तरह से इनका जो शिक्षण लक्ष्यों के निर्धारण में जो बहुत ज्यादा डिफाइन किया गया है चीजों को, इसके आधार पर जो हमारे शिक्षण को बहुत जटिल बना देता है, बहुत आसान नहीं होता है, समय और शक्ति हार्वर्शियन अप्रोच की तुलना में इसमें ज्यादा लगती है। तो ये हमारा ब्लूम्स के आधार पर लेसन प्लानिंग की अप्रोच हमने देखी। इसके बाद जस्ट बाद में हमारा नेक्स्ट, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स जब पढ़ा था, तो इसके जस्ट बाद में हमने RCEM अप्रोच बताई थी, रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी तरह से आपने देखा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में जो चीजें पढ़ी थी कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण उन लोग किया गया था, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अप्रोचेस बताई थी ऑब्जेक्टिव्स में। इसी तरह से लेसन प्लानिंग में भी सबकी अपनी अपनी अप्रोचेस हैं। तो RCEM अप्रोच भी एक है लेसन प्लानिंग में। और अप्रोच में चेंजेस कहाँ है? लक्ष्यों के निर्धारण में चेंजेस हैं। चूंकि ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए, तो RCEM में भी ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए थे। आप लोग को याद होगा कि RCEM में ऑब्जेक्टिव्स में क्या चेंजेस आए थे? बैकबोन उसकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी थी, काफी चीजें ब्लूम टेक्सोनॉमी से उठाई थी उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया था। क्या चेंजेस किए थे? आप लोग जरा रिकॉल करिए, क्या चेंजेस किए थे उन्होंने शिक्षण लक्ष्यों के निर्धारण में? कोई बताएगा मुझे क्या चेंजेस किए थे? एनीवन ऑफ? मैम बच्चों में एटीट्यूड डेवलपमेंट था एक, क्रिएटिविटी थी, क्रिएटिविटी इसको शामिल किया था। वेरी गुड, क्रिएटिविटी को शामिल किया था उन्होंने। तो हमारे RCEM अप्रोच में ज्ञान, बोध, प्रयोग और उसके बाद सीधे सीधे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इसको डाला गया था। और ये बताया गया था कि क्रिएटिविटी में हमारा आ जाता है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये सब बताया गया था कि ये क्रिएटिविटी के पार्ट हैं। तो इसी के आधार पर
जब लक्ष्यों का निर्धारण लेसन प्लानिंग में होता है इनकी आरसीएम अप्रोच में, तो भी ज्ञानात्मक उद्देश्य बनते हैं, भावात्मक उद्देश्य बनते हैं, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य बनते हैं, और इसके बाद में सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम सारे बिहेवियरल जो भी बदलाव है, जो भी परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन है, उनको हम सृजनात्मकता के अंतर्गत ले आते हैं। बाकी फॉर्मेट में बहुत अंतर नहीं है आरसीएम अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच में लेसन प्लानिंग की। व्यवहार जब आप उसको चाहे चेंज अलग अलग करके लिखें, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन को, और चाहे सृजनात्मकता के अंतर्गत लिख दें, तो इस तरह से हमारा लेसन प्लानिंग अप्रोच हमने ब्लूम्स की और आरसीएम अप्रोच की देखी। इसको कैसे लिखेंगे सर, जरा कोई बताएगा मुझे? किसी एक एग्जाम्पल को लेके बताइए। आरसीएम अप्रोच में जो अभी तक मैंने बताया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, उसके आधार पर ज्ञानात्मक में कौन कौन सी चीजों को हम लिख सकते हैं? नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें हम रिकॉल एंड रिकॉग्निशन को लिखते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे वो रिकॉल एंड रिकॉग्निशन से संबंधित होंगे। इसी तरह से बोध में रिलेशनशिप वाले ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करेंगे, एग्जाम्पल्स देने वाले चीजों को देखेंगे। प्रयोग में हम लॉजिक इसको लिखेंगे, हमारे जो छात्र हैं वो तर्क कर सकेंगे उस विषय को लेकर के, ये अनुप्रयोग में आ सकता है। उपकल्पना बना सकेंगे, यानी कि बच्चे जो है संभावित उत्तर बता सकेंगे किसी भी चीज से संबंधित। हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे, क्लासिफाई और डिफरेंशिएट कर सकेंगे, बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएट कर सकेंगे, है ना, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल सकेंगे, ये भी अनुप्रयोग है। यानी कि हम बच्चों को जब एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो सोल्यूशन अपने आप निकाल पाते हैं, अपने आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसको दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे उस ज्ञान का, ये भी हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा एप्लीकेशन लेवल में। इसके बाद लास्ट जो सृजनात्मकता है उसमें वही तीनों चीजें, विश्लेषण कर सकेंगे, संश्लेषण कर सकेंगे और मूल्यांकन कर सकेंगे। तो ये तो हो गया लक्ष्यों का निर्धारण कि किस तरह से हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इनके जो स्टेप्स हैं उसमें भी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन ही स्टेप्स हैं, बस केवल जो इन्होंने टर्म्स है वो चेंज कर दिए हैं। इनके स्टेप्स के टर्म्स जो हैं आरसीएम अप्रोच के टर्म्स जो हैं वो है इनपुट, फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट जो स्टेप है इनपुट, उसको कहते हैं इनपुट। दूसरा टर्म जो है उसको कहते हैं प्रोसेस, और तीसरा टर्म जो है उसको कहते हैं आउटपुट। साइंटिफिक वर्क सिचुएशन में भी हम इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। इनपुट मतलब जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो एक तरह से इनपुट है यहां पर, जो हमें डायरेक्शन देगा, है ना। प्रोसेस देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पहला जो था वो शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण था, और उसी चीज को यहां पे क्या नाम दे दिया गया है, इनपुट, आरसीएम अप्रोच में। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बताना, और यहां पे इन्होंने उसी चीज को क्या कह दिया, प्रोसेस।
तो वही बात है, मीनिंग वही है। प्रोसेस मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों को प्रदान करना, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देना। और हार्बर्शियन अप्रोच में उसी चीज को प्रस्तुतिकरण के अंदर समझाया गया है। तो है तीनों चीजें कि आप देख रहे हैं, प्रस्तुतिकरण में यहां पर भी वही प्रस्तुतिकरण ही है। अधिगम अनुभव हम कहाँ प्रदान करते हैं? प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत प्रदान करते हैं, प्रेजेंटेशन में प्रदान करते हैं। चाहे वो ब्लूम्स अप्रोच हो, चाहे वो आरसीएम अप्रोच हो, चाहे वो हर्बर्शियन अप्रोच हो, तीनों में ही प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ही हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को देते हैं। तो यहां पर प्रोसेस हो गया। अब आउटपुट, जो थर्ड इनका स्टेप है, आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या प्राप्त हुआ, क्या व्यवहार परिवर्तन प्राप्त हुए। और ये कैसे जानेंगे क्या व्यवहार परिवर्तन हुए? इसको जानने के लिए हमें मूल्यांकन करना होगा। इवैल्यूएशन के थ्रू ही जान पाते हैं। जो हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं वो एक तरह से इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है कि कितना ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया, व्यवहार परिवर्तन कितने हुए। अगर हमने इनको कोई फॉर्मूला बताया है मैथ्स में, हमारा शिक्षण लक्ष्य था कि बच्चे ये फॉर्मूला जान सकेंगे, फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकेंगे, फॉर्मूले की टर्मोलॉजी को समझ सकेंगे, जो टर्म्स है उसमें उसको समझ सकेंगे। जैसे पाई है मान लीजिए, तो पाई को एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्या है पाई। तो ये सारी चीजें हमने शिक्षण लक्ष्य यानी कि इनपुट में निश्चित की थी। और आउटपुट में जब बच्चों से हम पूछेंगे, चाहे वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखें, चाहे हम क्वेश्चनिंग के थ्रू देखें, और अगर बच्चों ने बता दिया तो इसका मतलब है कि वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस उन्होंने प्राप्त किए हैं पूर्णतः, जो कि उनमें व्यवहार परिवर्तन हो चुका है और आउटपुट हमें मिल चुका है। यानी कि आउटपुट हमें पूरी तरह से संतोषजनक या अच्छा प्राप्त हो चुका है। तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड होती हैं आरसीएम अप्रोच में। और फिर से जब फॉर्मेट बनता है इनका, अच्छा फॉर्मेट की स्टार्टिंग हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट की स्टार्टिंग वही है पूरी, शिक्षण अनुभवों लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लिखने के लिए यहां पर हम प्रेजेंटेशन से शुरू कर रहे हैं फॉर्मेट में। उसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स निश्चित कर दिए हैं, उद्देश्य कथन बोल दिया और प्रीवियस नॉलेज को बता दिया, सहायक सामग्री को लिख दिया। प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेट को। और इसमें भी आरसीएम अप्रोच में भी प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, आरसीईएम के लेसन प्लानिंग फॉर्मेट में फर्स्ट जो कॉलम है इनका भी टीचिंग पॉइंट्स का है। दूसरा कॉलम जो इनपुट में आता है, जिसको इन्होंने इनपुट कहा था, इनपुट में इनके व्यवहार परिवर्तन। आगे आपने जो लेसन प्लानिंग की अप्रोच फॉलो की है वो एनसीईआरटी की है, जिसमें भी शिक्षण लक्ष्य को सेकंड नंबर के कॉलम में लिखा गया है, आप लोगों ने लिखा है। तो वो जो शिक्षण लक्ष्यों को आप लोगों को बताया गया था कि जो विशिष्ट उद्देश्य आपने लिखे हैं, जैसे ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, तो ज्ञानात्मक 1 नंबर है, बोधात्मक 2 नंबर है, तो 2.1 2.2 या 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके शिक्षण लक्ष्यों में लिखना है। आरसीएम अप्रोच में उसी चीज को इनपुट कहा गया है, ठीक है। इनपुट मींस अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, है ना, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन इसको कहा गया है। इसके बाद प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या आएगा? प्रोसेस में अधिगम अनुभव, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अधिगम अनुभव थे उसमें यहां पर क्या लिखेंगे हम? प्रोसेस। प्रोसेस में छात्राध्यापक की क्रियाएं और छात्र की क्रियाएं, ये दोनों की जो क्रियाएं हैं, जो हम तीसरे कॉलम में
और चौथे कॉलम में लिख रहे हैं, तीसरे कॉलम में लिखते हैं छात्र अध्यापक क्रिया, चौथे कॉलम में लिखे छात्र क्रिया। तो छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंतर्गत मेथड, स्ट्रेटजीज, सारी चीजें इन्हीं दो कॉलम में, प्रोसेस में ही इन्होंने समाहित कर दी हैं। और नेक्स्ट कॉलम जो है वो हमारा आउटपुट का है। इसको कहा गया है वास्तविक व्यवहार परिवर्तन, रियल लर्निंग आउटपुट। वास्तविकता में हमको मूल्यांकन करने पर क्या प्राप्त हुआ है, बच्चों ने कितना सीखा है वास्तविक तौर पर। लक्ष्य तो हमने निर्धारित किए थे, वो हमारी प्लानिंग थी, लेकिन वास्तव में क्या प्राप्त हुआ है ये यहां पर आएगा, ठीक है। इसमें हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि जो बात हमने बताई है वो आप अपने शब्दों में बताइए, जो परिभाषा आपने बताई है उसको आप अपने शब्दों में बताइए। अगर बच्चे अपने शब्दों में बता लेते हैं, इट मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो उनका पूरा हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी भी प्रॉब्लम को वो अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है उनका एप्लीकेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो चुका है, यानी कि रियल आउटपुट हमको मिल चुका है। तो इस तरह से मूल्यांकन को भी साथ साथ में रखा गया है। इसके बाद में सारे स्टेप्स वैसे ही, गृह कार्य आदि फॉर्मेट के बाद में जैसा आप लोगों ने लिखा हुआ है। अब इस विधि की विशेषताएं, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। वैसे ही चूंकि दोनों मिक्स, दोनों मतलब एक जैसे हैं, चाहे वो ब्लूम्स अप्रोच हो और चाहे ये आपकी आरसीएम अप्रोच हो, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। तो इसलिए मेरिट्स और डीमेरिट्स भी लगभग सिमिलर होंगी, ठीक है। इसमें भी तीनों पक्षों को महत्व दिया गया है और उसमें भी तीनों पक्षों को महत्व दिया गया है। मानसिक योग्यताओं पर बल दिया गया है, मूल्यांकन पर बहुत बल दिया गया है, क्योंकि हमारे जो शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है कि आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है, मेरिट है इसकी, कि मूल्यांकन पर फोकस किया गया है, जिससे हम बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं मूल्यांकन की प्रविधियों का प्रयोग करके, ठीक है। डीमेरिट में भी कि टाइम टेकिंग है, लक्ष्यों को निर्धारित करना भी टाइम टेकिंग है, समय लगता है। वास्तविक व्यवहार परिवर्तन अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मूल्यांकन की भी कई प्रविधियों का प्रयोग हमको करना होगा, जो कि टाइम टेकिंग है। लेकिन नो डाउट दोनों ही लेसन प्लानिंग की अप्रोच अपने अपने हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें पता होनी चाहिए, भले ही हम कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं लेसन प्लानिंग के, लेकिन कौन कौन से लेसन प्लानिंग के फॉर्मेट्स हैं इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी अप्रोच पर फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। इस सिचुएशन में जबकि हम मानसिक रूप से काफी दबाव में हैं, हमारे आसपास जिस तरह के परिस्थितियां हैं, वातावरण है, न्यूज को देख करके आप किसी भी दबाव में ना रहें, मानसिक दबाव, एक्सरसाइज करते रहें, खुश रहें, अच्छा संगीत सुनते रहें। अगर जिसको डांसिंग वगैरह में उसका आपको पसंदगी है तो वो करते रहें, एक्सरसाइज और अच्छी हेल्दी खाना खाते रहें। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर अगर बहुत जरूरी हो तो मास्क लगाकर निकलें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना इसलिए भी बहुत जरूरी है
क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना ध्यान रखिए, और आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, आप लगे। थैंक यू ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।